हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी क्लास 6 के चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे, जिसका नाम है राजा राज्य और एक प्राचीन गणराज्य। इस वीडियो में आज हम इस चैप्टर का 5 टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है, जिसका नाम है कुछ लोग शासक कैसे बने, दूसरा पढ़ेंगे वर्ण के बारे में जानेंगे, तीसरा जनपद के बारे में जानेंगे, चौथा महाजनपद और पांचवा कर के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो ये पढ़ना किस लिए आवश्यक है? पढ़ना इसलिए अति आवश्यक है क्योंकि यहाँ से कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। जैसे में यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। चुनाव के दिन एक लड़का था, छोटा सा, जिसका नाम था संकरण। वो सो रहा था और जब वो उठा तो देखा कि उसके नाना नानी वोट डालने जा रहे थे। तो संकरण ने पूछा, नाना जी आप कहाँ जा रहे हो? क्योंकि नाना जी जल्दी में थे और सोचें कि आज मतदान के दिन है। तो दरअसल जो नाना जी थे वो सोचे कि मतदान के दिन है तो वोट जल्दी से डाल के चलाते हैं, क्योंकि मतदान वाली जगह पे भीड़ हो जाती है, भीड़ हो जाती है, बहुत सारे लोगों का जमाव हो जाता है, धक्का मुक्की चलती है। इसलिए नाना नानी ने सोचा, संकरण के नाना नानी ने सोचा कि जल्दी से हम लोग मतदान करके चलाते हैं। तो उसी टाइम संकरण पूछा कि नाना जी आप कहाँ जा रहे हैं? तो नाना जी ने जल्दी में ही जवाब दिया कि हम अपने शासकों का चुनाव करने जा रहे हैं, हम अपने शासक का चयन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो कुछ लोग शासक कैसे बने, नेक्स्ट टॉपिक है कुछ लोग शासक कैसे बने। लगभग 50 वर्षों से हम लोग अपने शासकों का चुनाव मतदान के जरिए करते आ रहे हैं। अभी भी मतदान की ही सहायता से हम लोग राजा को चुनते हैं, राजा का चयन करते हैं, जो पूरे भारत पे शासन करता है। जैसे भारत नहीं, पूरे एक देश पे शासन करता है, उसी को शासक कहते हैं, राजा कहते हैं। अभी जितने सारे देश हैं सब में एक एक मतलब राजा होता है ना, हर देश में होता है, जो पूरे एक देश में एक राजा होता है जो पूरे देश पे शासन करता है। जैसे में प्रधानमंत्री हो गया, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, ये सब यह राजा है। ठीक है, तो लेकिन बहुत पहले कैसे शासक बनते थे, समझ में आया? बहुत पहले आरंभ में जो लोग थे वो लोग शासक कैसे बनते थे, इसके बारे में जानना है। लगभग 3000 साल पहले जो लोग थे वो बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित करके, बड़े बड़े अनुष्ठान करके राजा के रूप में, शासक के रूप में प्रतिष्ठित हो जाते थे, यानी कि शासक बन जाते थे। उसमें से अश्वमेध यज्ञ जो था वो एक ऐसा ही यज्ञ था, अश्वमेध यज्ञ। तो अश्वमेध यज्ञ उन्हीं में से एक ऐसा यज्ञ है जिसमें यह यज्ञ है जो राजा होता था, राजा की देख रेख में एक घोड़ा को खुला छोड़ दिया जाता था स्वतंत्र विचरण करने का। विचरण मतलब कि एक तरह से घूमने के लिए वो घोड़ा सब जगह जहाँ मन करता था वहाँ उस क्षेत्र से गुजरता था, घूमता था। और जिस क्षेत्र से घोड़ा गुजरता था, अगर उस क्षेत्र में कोई राजा है तो वो राजा अगर घोड़ा को रोक लिया, बंदी बना लिया, घोड़ा को नहीं जाने दिया अपने क्षेत्र से, तो उसको क्या होता था कि जो अश्वमेध यज्ञ कर रहा है राजा, उससे उसको लड़ाई करनी पड़ती थी। ठीक है, लड़ाई करनी पड़ती थी। अगर वह अपने क्षेत्र से घोड़ा को जाने दिया, उसको नहीं रोका, तो इससे यह साबित हो जाता था कि जो अश्वमेध यज्ञ जो कर रहा है राजा, वह उससे शक्तिशाली है, बलवान है, ताकतवर है, इसलिए ऐसा समझा जाता था। समझ में आया? तो ये जो राजा था, ये शासक था, ये बहुत शक्तिशाली माना जाता था, क्योंकि उसको अगर घोड़ा को अगर जो कोई भी रोका, जो कोई भी शासक अगर रोका,
उसको इस अश्वमेध यज्ञ करने वाले शासक से उसको लड़ाई करनी पड़ती थी। अगर वो उसे जाने दिया तो इसका मतलब ये समझा जाता था कि ये शासक उससे बलवान है, ताकतवर है। तो अश्वमेध यज्ञ करने वाला जो शासक होता था वो सारी राजाओं को आमंत्रित करता था कि हाँ भाई, मेरे यहाँ यज्ञ हो रहा है, आप लोग आइए और मेरा यज्ञ में शामिल होइए, मेरा पूजा अनुष्ठान को देखिए। तो सारे राजा जिसको जिसको आमंत्रित करते थे वो लोग सारे राजा आते थे और जो अश्वमेध यज्ञ करता था उस राजा के लिए उपहार लेके आते थे, भेंट लेके आते थे और उपहार देते थे। ठीक है, इतना समझ में आ गया? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए, जो उपहार लाते थे तो इस राजा को उपहार देते थे और इनको बहुत शक्तिशाली माना जाता था। इनको एक विशेष सिंहासन पर बैठाया जाता था और या फिर बाघ के खाल पर बैठाया जाता था। इनको बहुत अच्छे से इनको आदर सम्मान किया जाता था क्योंकि ये शासक जो बन गए। ठीक है, समझ में आया? तो राजा के जितने सारे सगे संबंधी थे वो सब राजा के जो सारथी थे वो युद्ध क्षेत्र में राजा का साथ रहते थे और यज्ञ के अवसर पर जब यज्ञ करते थे तो राजा का गुणगान करते थे, राजा बहुत अच्छे हैं, ये है वो है। इतना समझ में आया? तो राजा के जो साथ ही सगे संबंधी होते थे वो सब राजा का गुणगान करते थे। राजा का जो पुत्र होता था और राजा की जो पत्नियां होती थी, रानियां होती थी, वो सभी राजा का, उनको भी जो राजा का पुत्र और पत्नियां होती वो भी गुणगान करते थे और अनुष्ठान यज्ञ करते थे। ठीक है, और पुरोहित जो होते थे जिसको हिंदी में ब्राह्मण या पंडित कहा जाता था, पंडित, तो जो पुरोहित होते थे वो पुरोहित अनुष्ठान करवाते थे और जितने सारे पुरोहित अनुष्ठान करवाते थे और राजा के ऊपर, शासक के ऊपर पवित्र जल का छिड़काव करते थे, उनके ऊपर जल का छिड़काव करते थे। ठीक है, और जो वैश्य शूद्र ये सब जो होते थे, वैश्य और शूद्र के बारे में इसको मतलब कि वैश्य और शूद्र जो होते थे इसको नीचा समझा जाता था, नीचा, एकदम सबसे नीचे समझा जाता था। इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में चर्चा की है। ठीक है, तो वैश्य शूद्र को इसमें शामिल नहीं होने दिया जाता था, सिर्फ उसका कार्य देखने भर का था। उसको इस यज्ञ में, इस अनुष्ठान में उसको मतलब शामिल ही नहीं किया जाता था। वो सिर्फ भेंट लेकर, उपहार लेकर आते थे और राजा को देते थे, लेकिन उसको इस अनुष्ठान में शामिल नहीं किया जाता था। समझ में आ गया? वर्ण क्या है? वर्ण, दूसरा टॉपिक है वर्ण। देखिए, वर्ण क्या है? वर्ण के बारे में जानेंगे। आरंभ में सामाजिक वर्ग जो था वो 4 भागों में विभक्त था। ठीक है, ये 4 भागों में विभक्त था। कौन कौन था? पहला था ब्राह्मण। ठीक है, यहाँ पर लिख देती हूँ, दिख रहा है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, शूद्र हो गया। ब्राह्मण का जो काम होता था, जो आप पंडित बोलते हैं, ब्राह्मण को हिंदी में पंडित बोलते हैं, तो ब्राह्मण का जो कार्य था, ब्राह्मण करता था, वेदों का अध्ययन करता था, यज्ञ भी करवाता था और वेदों का अध्ययन करता था। ठीक है, इसका यही कार्य था, अध्ययन। और इसके लिए वेदों का अध्ययन करता था और यज्ञ करवाता था ब्राह्मण पंडित। तो इसके लिए ब्राह्मण को उपहार भी मिलता था, उपहार लोग देते थे। ठीक है, क्षत्रिय का काम होता था युद्ध करना, ये युद्ध करता था और लोगों की रक्षा करता था, ये लोगों की जान बचाता था। इसका इतना ही काम था, क्षत्रिय का काम युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना। ठीक है, रक्षा करना। और वैश्य का कार्य था, वैश्य जो करता था वह कृषि करता था, कृषि करता था, पशुपालन,
पशुपालन करता था और व्यापार करता था। तो वैश्य का कार्य इतना था, कृषि करना, पशुपालन करना और व्यापार करना क्षुद्र वैश्य का काम होता था। और क्षुद्र का काम होता था कि इन सब की सेवा करना। ठीक है, इन तीनों जो है, ब्राह्मण हो गया, क्षत्रिय हो गया, वैश्य हो गया, तो जो क्षुद्र लोग होते थे वो इन तीनों की सेवा करते थे। क्षुद्र का इतना ही काम होता था कि इन तीनों का सेवा करना। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं जनपद क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक जनपद। जनपद क्या है? यज्ञों को, महायज्ञों को करने वाला राजा। अब जन के राजा न होकर पूरे जनपद के राजा का माने जाने लगे। जनपद का शाब्दिक अर्थ होता है, इसका अर्थ निकल के आता है कि जनपद के बसने की जगह। ठीक है, समझ में आया? तो जनपद के बसने की जगह से क्या तात्पर्य है? जब पुरातात्विदों ने इन बस्तियों के, जहाँ पे जनपद बसते थे, उन बस्तियों की खुदाई की पुरातात्विदों ने। ठीक है, तो उसमें कई सारे चीज़ें मिले। जैसे मैं बता दूं आपको, दिल्ली के लाल किला, दिल्ली में सबसे पुराना किला, और उत्तर प्रदेश के पास हस्तिनापुर, इनमें से प्रमुख जनपद है। ठीक है, तो जब पुरातात्विद जनपद की बस्तियों की खुदाई की तो उसमें यह पता चला पुरातात्विदों को, पुरातात्विद उसे कहते हैं जिसको अतीत के बारे में जानकारी हो, बहुत सी जानकारी हो, उसको पुरातात्विद कहते हैं। तो पुरातात्विद जब इन जनपद की बस्तियों की खुदाई की तो उनको यह पता चला कि जो लोग थे वो झोपड़ी में रहते थे, घरों के अलावा वो झोपड़ी में निवास करते थे, झोपड़ी में ही अपना जीवन व्यतीत करते थे। ठीक है, और ये भी पता चला पुरातात्विदों को कि वो लोग पालतू जानवरों को पालते थे और कुछ अन्य जानवरों को भी पालते थे और मवेशी को पालते थे, और उसी से उनका जीवन चलता था, यही सब कार्य करते थे। और भोजन के लिए क्या खाते थे? भोजन में खाते थे, उनका जो फसल उगाते थे वो उगाते थे चावल, दाल, धान, गेहूँ, जौ, तिल, सरसों, ये सब फसल उगाते थे। तो पुरातात्विदों को उन्हीं में से कुछ और भी चीज़ें मिली, और भी कुछ खास चीज़ें मिला। जैसे में मिला मिट्टी के बर्तन मिला, वो मिट्टी के बर्तन जो था वो एक बहुत सुंदर बर्तन था। ठीक है, ये मान लीजिए मिट्टी के बर्तन है, ये मिट्टी के बर्तन है। ठीक है, ऐसा ही होता था, मिट्टी का बर्तन था और ये लाल और धूसर रंग के होता था और ये बहुत सुंदर होता था। ज़्यादातर पुरातात्विदों को जब बस्तियाँ की खुदाई की पुरातात्विदों ने तो देखा कि वहाँ पर अधिकतर मात्रा में, ज़्यादातर मात्रा में थैलियाँ मिली और कटोरी मिली। मिट्टी के ज़्यादातर थैलियाँ और कटोरी मिली। और ये जो बर्तन था तो ये बर्तन लाल और धूसर रंग के होता था, और धूसर रंग के होता था। और फिर इस बर्तन पर कुछ एक अनोखा चित्र किया गया था, ज्यामितीय आकार के सरल रेखा पर चित्र किया गया था। यहाँ पर ऐसे किया गया था, ऐसे चित्र किया गया था, बहुत सुंदर। और हो सकता है कि जो मानव थे, आरंभिक मानव थे, इसको विशेष अवसर पर लोगों को भोजन कराने के लिए, विशिष्ट लोगों को भोजन कराने के लिए इसका प्रयोग करते होंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा अच्छे से। नेक्स्ट बात करते हैं महाजनपद क्या होता है। महाजनपद क्या है? लगभग 2500 वर्ष पहले जो जनपद थे वो अब बहुत महत्वपूर्ण हो गए, इसलिए अब जनपद को महाजनपद के रूप में महाजनपद कहा जाने लगा। ठीक है, कई महाजनपद की एक अपनी राजधानी होती थी और कई राजधानी में किले बंदी किए गए थे। जैसे में एक उदाहरण में कौशाम्बी जो है एक महाजनपद है। कौशाम्बी में
ठीक है। कौशाम्बी जो बना था उसमें 2500 साल पहले बना था, और इसमें किले बनाया गया था, चारों ओर से इसका किले बनवाया गया था। किले जो बनाया गया था वह लकड़ी, ईंटें और पत्थर के ऊंचे ऊंचे दीवारें करी गई थी। ऊंची ऊंची दीवारें खड़ी करके किले बनाया गया था। इसको पूरी तरह से घेर दिया गया था, ठीक है, समझ में आया। तो जो किले बनाया गया था, तो राजा ने इस किले को बनवाया तो राजा किले को बनवाकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते थे कि देखो मैं शक्तिशाली हूँ, बलवान हूँ, मैं किसी से कम नहीं हूँ, मैं भी ताकतवर हूँ, मैं भी किले बनवा सकता हूँ। और हो सकता है कि लोग जो थे, जो आम जनता थे, जो आम लोग थे, वो कि औरों राजा से डर कर किलों का निर्माण में सहयोग किए। और राजा जो थे वो शक्ति का भी प्रदर्शन करते थे किले बनवाकर, और लोगों को इस किले की सहायता से राजा को लोगों पर ही नहीं, किलों पर भी सरल रूप से एकदम नियंत्रण स्थापित हो गया, नियंत्रण कर लिए राजा। और इतना ही नहीं, जो राजा थे, जो शासक थे, वो इस किले को बनवाने के लिए सोच विचार करते थे, एक विचार विमर्श करते थे और सोचते थे कि किले का निर्माण कैसे किया जाए। और इस किले को बनवाने में इस किले में जो मतलब सहयोग करता था, वो जो आम जनता थे, वो सब इस किले को बनवाने में सहयोग करते थे, बहुत परिश्रम करते थे, कठिन परिश्रम करके इस किले का निर्माण करते थे। जो इसके लिए हो समझिए, जो स्त्री पुरुष बच्चे ये सब इसके लिए कठोर परिश्रम करते थे, ईंट लाते थे, पत्थर लाते थे, लकड़ियाँ ढो कर लाते थे, फिर इस किले का निर्माण करते थे। कितना महत्वपूर्ण और कितना परिश्रम वाला कार्य, समझ में। तो अब राजा इतना ही नहीं शक्ति का प्रदर्शन करते थे, अब राजा बहुत शक्तिशाली हो गए। राजा अब सेना भी रखने लगे और सेना को नियमित रूप से वेतन देने लगे, और सेना को कुछ संभवतः आहत सिक्के भी भुगतान करने लगे। आहत सिक्के के बारे में हम चैप्टर नंबर 6 में पढ़ेंगे अच्छे से और विस्तार से। नेक्स्ट बात करते हैं कर क्या है। कर के बारे में जानते हैं, समझ में आए, समझ में आए। अब कर के बारे में जानते हैं, तो कर क्या है। कर जो राजा थे, वो राजा अब बड़े बड़े किले बनवाने लगे, बड़े बड़े किलों का निर्माण करने लगे, और सेना बड़ी संख्या में सेना रखने लगे। तो इसके लिए राजा को चाहिए संसाधन की आवश्यकता होगी, तभी तो वो दूसरे को देंगे। जब मेरे पास कुछ रहेगा संसाधन, मान लीजिए कि मेरे पास ये मार्कर है, ठीक है, तो मेरे पास रहेगा ये मार्कर, तभी तो मैं किसी को दूंगी। अब मेरे पास मार्कर ही नहीं रहेगा तो मैं किसको दूंगी। जिसको आवश्यकता होगी वो मेरे से मांगेगा, तो मेरे पास रहेगा तभी तो दूंगी, मेरे पास है तभी तो दूंगी। तो राजा को, जब जो राजा थे उनको वो किले बनवाने लगे, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे किलों का निर्माण करवाने लगे, और बड़ी संख्या में सेना को भी रखने लगे। तो उनको बहुत सारे संसाधन की आवश्यकता हुई। तो संसाधन अब कहाँ से लाएंगे। अब राजा को कर्मचारी की भी आवश्यकता हुई, ज़रूरत पड़ी। तो राजा अब सोचा कि जो लोग लाते थे राजा के लिए, जो लोग उपहार लाते थे और राजा को उपहार स्वरूप भेंट करते थे, अब राजा को इतनी से उपहार से राजा के काम चलने वाली नहीं है। अब राजा को बहुत सारे संसाधन की आवश्यकता पड़ गई। अब पहले वाले राजा नहीं रहे, राजा अब शक्ति का विस्तार कर रहे हैं। अब शक्तिशाली प्रदर्शित करने के लिए राजा को अब बहुत कर रहे हैं। राजा अब किले का निर्माण कर रहे हैं, सेना भी रखने लगे, और सेना को वेतन भत्ते देने के लिए भी उनको संसाधन चाहिए, ठीक है। तो राजा ने अब क्या किया, राजा को अब कारीगर की भी आवश्यकता हो गई। तो राजा अब सिर्फ भेंट और उपहार पर आश्रित नहीं रहकर अब राजा अब लोगों पर कर लगा दिए, जिससे उनको कर के स्वरूप, कर के लिए कर लोग जो थे वो राजा को कर देते थे। तो राजा किस पर कर लगा दिए, राजा ने
फसलों पर कर लगा दिया। जो फसल उगाता था उसके ऊपर कर लगा दिया। तो जो फसल उगाता था वो भी राजा को कर देता था, पैसे देते थे, टैक्स, ठीक है। और व्यापारी जो होते थे वो भी राजा को टैक्स देते थे। और व्यापारी, पशुपालक, वो भी पशुपालक जो होता था वो जानवरों को पालता था, वो भी राजा को टैक्स देते थे। फिर आखेटक खाद्य संग्राहक जो होता था वो जंगल से प्राप्त वस्तुओं को भी राजा, जो भी प्राप्त वस्तुएं होती थी उसको आखेटक खाद्य संग्राहक राजा को कर के रूप में देते थे। तो कितने फसलों के ऊपर टैक्स लग गया, कर, व्यापारी, पशुपालक और आखेटक खाद्य संग्रह, इन सब से उनको कर वसूलने लगे, राजा कर वसूलने लगे, जिनसे इनकी कर वसूली होती थी, जिनसे यह और भी कार्य करते थे। तो दोस्तों ये समझ में आ गया। तो आज के लिए इतना ही, जितना पढ़ा है अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। और जो बचा टॉपिक है, जो भी इसमें बचा टॉपिक है वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। थैंक यू।